नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता देव चौहान से। देव चौहान का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ, लेकिन 1 साल की उम्र में पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। 11 साल की उम्र में ही देव ने दिल्ली में रंगमंच शुरू कर दिया। वो बाल भवन से जुड़ गए और वहां उन्होंने एक्टिंग और तबला सीखा। फिर देव ने लगातार 12 साल थिएटर किया। उसके बाद दिल में इच्छा थी कैमरे के सामने एक्टिंग करने की, और इस इच्छा के साथ मुंबई का रुख किया। इंडियाज मोस्ट वांटेड क्राइम प्रोग्राम से देव ने कैमरे में एक्टिंग की शुरुआत की। इसके बाद कई क्राइम शो किए। फिर देव चौहान ने फिल्मों का रुख किया। फिल्म विक्की डूनर से फिल्मी पारी की शुरुआत की। इसके बाद विक्रम भट्ट की इलीगल, मनोज वाजपेयी के साथ अय्यारी, सुशांत सिंह राजपूत के साथ सोन चिरैया जैसी 20 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की। तो वहीं फिल्म मोहमाया मनी में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई। देव ने फिल्मों के साथ 30 से ज्यादा एड फिल्में की है, जिसमें अमेजॉन, थम्स अप जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो लगातार 12 साल शुरुआत में देव चौहान ने रंगमंच किया। दिल में एक इच्छा थी कि कैमरे के सामने एक्टिंग करने की, और ये इच्छा पूरी हुई क्राइम शो इंडियाज मोस्ट वांटेड में। इसमें उन्होंने अदाकारी की। उसके बाद फिर कई लगातार फिल्में करते रहे वो। विक्की डोनर से उन्होंने शुरुआत की फिल्म की। और इस वक्त हमारे साथ तो सीधे जुड़ गए अभिनेता देव चौहान। देव चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास नमस्कार जी, पेशकश बातें नमस्कार। सितारों की में। जी, देव जी, 11-12 साल की उम्र में ही आप दिल्ली में बाल भवन से जुड़ गए थे। वहां आपने एक्टिंग और तबला सीखना शुरू कर दिया था। तो इतने छोटे जी, उम्र जी। में आपको एक्टिंग सीखने का ख्याल कैसे आया? कैसे लगा कि आपको एक्टिंग सीखनी है और आप बाल भवन से जुड़ गए आप? अ, मुझे लगता है जैसे कहा भी जाता है कि अ, आप ऊपर से कुछ लेके आते हैं और नीचे बस तराशे जाते हैं। तो मुझे लगा कि 12 साल के बच्चे को क्या करना है, एक्टिंग में क्यों जाना है, जिसके आसपास फील्ड भी नहीं है, देखने को भी नहीं है, तो कैसे एक्टिंग में चला गया। तो ये शायद कुछ था वहां से। तो हम्म। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे बाल भवन के सामने खड़ा कर दिया। हम्म। और वहाँ पे एक बच्चा दो एक्टिविटीज ले सकता था, तो उसमें सब स्पोर्ट्स से लेके, साइंस से लेके, म्यूजिक से लेके, डांस, सब एक्टिविटीज थी। पर मुझे दो ही समझ में आई, एक अभिनय और एक तबला। तो बस ये कुछ दिन अभिनय से लिया और आजकल साथी है। जी, आपने लगातार 12 साल रंगमंच किया। उसके बाद फिर 2005 में आप मुंबई चले गए। वहां पर आप 2011 तक रहे। 6 साल आप लगातार मुंबई में रहे। कैसा था ये 6 साल का सफर? और फिर वहां से आप वापस क्यों आ गए आप? अब मैं 2005 में, देखिए एक्टिंग जब आप करते हैं, चाहे किसी भी आप राज्य से हैं, किसी भी गांव से हैं, किसी भी शहर से हैं, हम्म। तो एंड ऑफ द डे आपको जाना बॉम्बे ही होता है। अब तो एक्टिंग का बॉम्बे नहीं है, तो मैं भी गया बॉम्बे। हम्म। और संघर्ष बहुत जिसे कहेंगे बहुत ज्यादा रहा वहां पर। हम्म। मैं जितना टाइम वहां पे मैंने भेजा, उतना रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा था। इसके कारण भी आज समझ में आते हैं मुझे। हम्म। तो 2011 में मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और मैंने टिकट करा ली दिल्ली की। और मैंने बोरीवली से, याद है मुझे अच्छी तरह, जब बैठा हुआ था ट्रेन में, तो मैंने बाहर की तरफ मुंह निकाल के ये कहा था कि आज के बाद बॉम्बे स्ट्रगल करने पर नहीं आऊंगा। हम्म। तो मैडम ने बड़ी सुनी इस बारे में। उसके बाद तो मैं गया ही नहीं। सिर्फ प्रोड्यूसर मीटिंग करते गया, या काम के लिए बुलाया गया तभी गया, हम्म। तो पीछे गया ही नहीं। जी, तो इन 6 सालों में जब आप शुरुआत में मुंबई गए थे, तो उस वक्त की हम जानना चाहेंगे। जब आप मुंबई गए तो आपको कैसा लगा? जब आप ऑडिशन के लिए जाते थे तो किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिलता था? देखिए वो जमाना बड़ा अलग था। उस समय इतना डिजिटल तो कुछ था ही नहीं। हम्म। तो हमें हार्ड कॉपियां ले लेके प्रोडक्शन हाउस में घूमना होता था, जा जाके अपने फोटो देते थे हम लोग। और बहुत गंदा स्ट्रगल था कि आप 1.5 घंटा 2 घंटा किसी ऑफिस में पहुंचने के लिए समय लगा रहे हैं, धूप के अंदर पसीने पसीने हो रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि ऑफिस में जाऊंगा तो शायद पानी मिल जाएगा, लेकिन आप जैसे ही अंदर घुसते हैं, रिसेप्शन में बैठे लोग कहती है, हाँ जी फोटो देंगे, चाहिए, तो आप उसके हाथ में अपना बंद पकड़ा देते हैं और ये उसमें से 4-5 फोटो निकालती है, रखती है, यहाँ जाइए। तो ऐसे रेस्पॉन्स मिलता था। तो कोई ढंग से बात नहीं कर रहा है। हम्म। काम बहुत ज्यादा सीरियल शुरू हो गए थे, सैटेलाइट चैनल आ गया था,
लेकिन काम नहीं मिल रहा था। मैंने जैसे बताया कि काम तब मुझे क्यों नहीं मिल रहा था, ये बात मुझे अब समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आती, क्योंकि एक हर आदमी का अपना चेहरा है और बॉडी है उसकी, तो हर एक्टर की अपनी मैच्योरिटी है। मेरा कद बहुत औसत था, 5 फुट 7 इंच का आदमी, एक साधारण सा दिखने वाला, वो हीरो नहीं बन सकता। उम्र ऐसी है कि वो हीरोइन, और उसका रूप ऐसा है कि वो हीरोइन का भाई नहीं बन सकता, वो हीरो का भाई नहीं बन सकता। तो ये सब बातें थी कि करेक्टर नहीं फिट हो रहा था, वो एज छोटी थी, मैच्योरिटी नहीं थी, काम में भी मैच्योरिटी कम हो सकती है। इस समय के हिसाब से आप सीखते जाते हैं, करते जाते हैं। तो वो करते 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 तो यही समझ में आया कि नहीं, बॉम्बे में शायद मेरे लिए बॉम्बे है नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगा। तो और घर से अलग रहना, अभावों में रहना, खाने का मुझे बनाना ही नहीं आता, किसी पे डिपेंड है, आप दोस्त में बना देगा तो खा लेंगे, नहीं तो बाहर खाएंगे। ये सब चीजों ने इतना समझाया कि अब यहाँ नहीं रह सकते आप। तो फिर मैं निकल आया वहाँ पे। 2011 में मैंने कह दिया था जब मैं वापस कभी बॉम्बे में जी, लेकिन सबसे पहले जो आपने कैमरा फेस किया था वो है क्राइम शो इंडिया मोस्ट वांटेड में। इसमें आपको कैसा मौका मिला और क्या कुछ एक्सपीरियंस था इसका, क्योंकि बहुत ही फेमस ये क्राइम शो था उस वक्त का। हाँ, वो पहला नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कुछ कस्में खाई थी। जैसे मैंने कसम खाई थी कि मैं कैमरा उस दिन देखूंगा जिस दिन कैमरा मुझे देखेगा। तो मैं इस कसम को निभाने में इतनी शिद्दत से लगा हुआ था कि अगर मैं मान लीजिए तो चलिए मैं कहीं भी बैठा हूँ और मुझे पता चले बाहर शूट हो रहा है, तो मैं तब तक बाहर नहीं निकलता था जब तक पूछ नहीं लेता था कि भैया कैमरा उठ गया, चला गया कि नहीं। मैंने कैमरा ही नहीं देखा था जो सन 2000 तक। तो मेरे मित्र थे मेकअप आर्टिस्ट है वो दिनेश आनंद, तो ललित भाई जी एक सीरियल बना रहे थे, वो उसमें मेकअप कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार तुम ऑडिशन दे दो। इससे पहले मैं बहुत ऑडिशन दे चुका था, लेकिन मैं फोन इसलिए जाता था कि मैं ईमानदारी से बोलता था कि वो पूछते थे कि आपने कैमरे का काम किया, मैंने कहा नहीं किया जी, कैमरा देखा ही नहीं आता। तो हर डायरेक्टर को डर लगता था कि यार हम आउटडोर शूट करने जाएंगे, पता नहीं एक्टर ये कैमरे से मुखातिब ही नहीं है, वाकिफ ही नहीं है, तो पता नहीं ये क्या करेगा वहाँ पे, कहीं गड़बड़ ना कर दे तो हम फिर नया एक्टर कहाँ से लाएंगे। तो ये भी बड़ी वजह बन सकती है, मुझे नहीं लिया जा रहा था। तो ललित भाई जी से जब मैंने जाके यही बात कही, मैंने कहा था कैमरा ही देखा, तो उन्होंने छूट बोला कि देखना है ना कैमरा, करना है ना कैमरे पे काम जी, तो ठीक है आप परसों हमारे साथ निकल रहे, हमने राजस्थान में शूट करेंगे। तो मैं वहां पहुंचा, मेरी जिंदगी का पहला कैमरा था का काम था। आदिल जी जो है उसमें चौधरी बने हुए थे। तो मैं जब वहाँ लोकेशन पे पहुंचा तो मेकअप आर्टिस्ट के पास अपना मेकअप करा रहा था, तो उसने बोला कि अरे अब तो चला गया, कैमरा देख ले। मैंने नहीं, शॉर्ट पे ही देखूंगा सीधा। तो मैं एक घर कमरा था, चौधरी साहब के बेटे को ननिहाल से लेके आया हूँ, एक अटैची पकड़ी हुई है, बच्चा पकड़ा हुआ, और एक्शन पे मुझे अंदर जाके डायलॉग बोलने। तो मैं एक्शन हुआ, जैसे अंदर गया मैंने डायलॉग बोले, एकदम तक तुमने कट बोला तो मैं एकदम धक्का लगा मुझे कि शायद मेरी कोई गलती है। अच्छा। तो पता चला नहीं वो बच्चे की कोई गलती थी। मैं मुड़ा, मैंने कोने में कैमरा देखा, मैंने उसको प्रणाम किया, मैंने कहा ये राज रखिएगा, आप पहली बार आपसे मुखाती है। फिर दूसरा टेक हुआ, फिर मैं गया, फिर डायलॉग बोले, फिर कट हुआ, मुझे लगा आपके अंदर मेरी गलती होगी। फिर पता चला चौधरी ने एंट्री लेट ली। फिर तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। तो तीसरी बार जब हुआ और मेरी गलती 3 बार नहीं थी, तो मैंने अपने 2 तमाचे मारे बाहर निकले कि भैया तुम्हारी गलती अब हो जाएगी, इतना डर नहीं करोगे तो। ये दिन था जिन मैंने अपने डर से काबू किया और डर को हटाया, और बस उस दिन के बाद आज तक कैमरे के साथ एक अच्छी दोस्ती हो गई है और कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके बाद आपने बहुत सारे क्राइम शो किए, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा है कि आपने खुद अपने आप से कमिट किया कि अब मैं क्राइम शो नहीं करूंगा। इसकी क्या वजह थी? हाँ, देखिए, आपको समय समय पे अपने आप को जांचना और समझना जरूरी है। आप वरना बहते चले जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आप कर क्या रहे हैं। आपको रोक के अपने आप को देखना बहुत जरूरी होता है कि आप किस रास्ते पे जा रहे हैं, तो उसका ठीक है क्या, या आप जिस तरीके से आप जीवन जी रहे हैं क्या वो तरीका ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो वो तभी हो पाता है जब आप ठहर के अपने आप को और अपनी जर्नी को समझते हैं। तो ऐसा मेरे साथ कई जगह हुआ। मैं चिल्ड्रन थिएटर में मैंने बहुत काम किया 96 में एज ए डायरेक्टर चिल्ड्रन थिएटर में काम करने लगा था, और मैंने इंडिया का पहला नेशनल चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल, इंडिया का पहला इंटरनेशनल चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल मैंने एज ए डायरेक्टर किया। तो मुझे याद है 2003 में मैं एक स्कूल में
एक प्ले तैयार करा रहा था और मैंने उस प्ले के चलते हुए अपने आप से कमिटमेंट कर ली कि आज के बाद मैं कोई बच्चे के साथ काम नहीं करूंगा। मुझे तो एक्टर बनना था, मैं कहाँ टीचर बनने में लग गया। तो इसी तरीके से जो है 2013 से मुझे जीवन में काम मिलना शुरू हुआ, जो सही से बोला जाएगा काम। तो मैं दिल्ली में जो जितने भी अपने न्यूज चैनल हैं, इंडिया न्यूज हो गया या जो भी, उनके क्राइम शोज मुझे मिलने लगे। तो शक्ल ही थोड़ी क्रिमिनल जैसी है तो वो क्रिमिनल मुझे रोल मिलने लगे। तो करता रहा मैंने अभी तक 3 एपिसोड किए हैं सावधान के टोटल, और तीसरा एपिसोड में कर रहा था पंचकुला में। तो वहां से मुझे एकदम से मेरे जहन में ये बात आई कि देव चौहान आज वक्त कोई क्राइम शो नहीं करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्राइम शो कोई बुरी चीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीवी बुरी चीज है, लेकिन आप मेरी बात को समझेंगे शायद कि जब आपको ऊपर चढ़ना होता है तो आपको पहली सीढ़ी छोड़ते हैं तब दूसरी पे पैर रखते हैं। बिल्कुल सही कहा। दूसरी पे छोड़ते हैं तब आप तीसरी पे रखते हैं। तो अगर आपको ऊपर जाना है तो पहली से मुंह खत्म करना पड़ेगा, दूसरी से मुंह खत्म करना पड़ेगा, तीसरी से भी करना पड़ेगा। ऐसे आप सीढ़ियां चढ़ेंगे। अगर आप पहली से मोहब्बत कर बैठे हैं तो फिर आप उस पर ही लेट जाइए, तो जाइए नहीं कर। बिल्कुल, और सही डिसीजन था आपका। उसके बाद आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते गए। उसके बाद आपकी फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। पहली फिल्म की थी आपने विक्की डोनर आयुष्मान खुराना के साथ। इसमें कैसे आपको मौका मिला इस फिल्म में काम करने का, और क्या कुछ एक्सपीरियंस था इस फिल्म का? जोगी मलन बड़े भाई की तरह है, बहुत सीनियर एक्टर भी है, बहुत कमाल के कास्टिंग डायरेक्टर भी है। तो पता चला कि वो दिल्ली में ऑडिशन कर रहे हैं फिल्म के लिए, तो मैं भी पहुंचा वहां पे। तो उसमें आपने अगर फिल्म देखी होगी तो उसमें फिल्म बनने के लिए काफी सारे फालतू के लिए बात आते दिखाया है अनिल कपूर के सामने। तो उनमें से मैं भी एक था। तो उन्होंने मुझे एक सिचुएशन समझाई कि यार कुछ ऊट पटांग करना है। अच्छा। तो मैंने एक कैरेक्टर बिल्ड करा कि नहीं, जब उन्होंने कहा कि कुछ ऊट पटांग करना है तो आपके जहन में क्या ख्याल है कि क्या ऊट पटांग करना है? हाँ, तो मैंने ये सोचा कि आप मुझसे जो पूछेंगे मैं उससे कुछ और जवाब दूंगा। सपोज करिए कि आपने मुझसे पूछा क्या नाम है तुम्हारा, जल्दी बहुत हो रही है यार। तो उन्होंने कहा एसी चला दें, मैं रोटी बना लेता हूँ, आटा भी नहीं लेता। अब उन्होंने कहा अच्छा रोटी बना लेते हो, तो मैंने कहा मेरी बाइक में तेल खत्म हो गया। तो मतलब बातों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो वो मैंने ऑडिशन में दिया तो उन्होंने कहा कि देख बस यही कर देना तुम, तुम्हारे लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं है, यही करना है तुम। ओके। तो फिर मैंने वो पहली फिल्म की विक्की डोनर उसमें फिर ये करा। उसके बाद छोटे बहुत सारी फिल्में करी, विक्की डोनर, मर्दानी, हाईवे, चलन सवार, मुझसे हाजिर हो, तुम कहो, बहन होगी तेरी, मंगल सावधान, बहुत सारे बंदे टूडे जी। तो वो वनडे टूडे एक्चुअली अब जब बहुत ही ज्यादा वनडे टूडे होने लगा, बहुत फिल्में भी बन गई, तो ये आ रहा था यार बड़ा काम कब मिलेगा, क्या मैं ये वनडे टूडे करता रहूंगा। लेकिन वो भी समझ में आ रहा था कि ये वनडे टूडे एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग चल रही है, मैं उस बड़े के लायक बन जाऊं, ये ट्रेनिंग चल रही है, समय मुझसे वो ट्रेनिंग करवा रहा है। बिल्कुल। तो मेरा यही मानना है कि आज जो मुझे 32-33 साल लग गए यहाँ तक पहुंचने में, एक्चुअली वो स्ट्रगल नहीं है, जो आपको सिखाया जा रहा था कि आपको कहाँ तक जाना है, जितना दूर जाना है या जितना बड़ा आपको पाना है, उतना बड़ा संघर्ष और बड़ा सीखना भी पड़ेगा। बिल्कुल, जितना बड़ा संघर्ष होगा फल उतना ही अच्छा होता है। कहते हैं ना कि जितना बड़ा पेड़ होता है, फिर अगर हम इंतजार करते हैं, उसमें खाद डालते हैं, पेड़ में मेहनत करते हैं, तो जब फल आता है तो बड़ा मीठा होता है वो। फिर आपने जो फिल्म में अय्यारी भी की है, उसमें मनोज वाजपेयी के साथ आपने काम भी किया है। ऐसे तमाम आपने तकरीबन 20 फिल्में, 20 से ज्यादा फिल्में आपने की है। अय्यारी में किस तरह का आपका एक्सपीरियंस था, क्योंकि बड़े स्टार थे मनोज वाजपेयी साहब उसमें, तो क्या आपको जब आप शूटिंग करते थे उस वक्त मनोज वाजपेयी के साथ आपकी किस तरह से चर्चा या बातचीत होती थी, शूटिंग से पहले या शूटिंग के बाद? 2 फिल्में ऐसी रही जिसमें बड़ा मैं डिसअपॉइंटेड हुआ और बड़ा मैं रेजर लिया था दोनों में। एक फिल्म थी हाईवे, तो मेरा 6 दिन का मुझे बुक किया गया था, रात 6 दिन का शूट रहेगा। तो मुझे लगा यार 6 दिन तो बहुत होते हैं और अच्छा सीन होंगे मेरे साथ। तब पता चला कि वो जो है वो पेट्रोल पंप लूटते हैं, तो उसमें 4-5 लोग हैं, उनके मुंह बंधे हुए, बकेट बने हुए, हम मुंह बंधा हुआ है, भाग रहे हैं इधर से उधर, ये वो ये सब चल रहा है। तो पूरा मुंह बंद नहीं पूरी फिल्म हो गई। तो मैं बड़ा परेशान हुआ था कि मैंने कहा क्या जल्दी साहब इतने बड़े डायरेक्टर के
7-5 दिन रह के मैं ये करके आया हूँ, मुझे करने को कुछ अच्छा नहीं मिला। ये बड़ा दुख की बात थी मेरे लिए। और उसी तरीके से फिर अय्यारी में भी यही हुआ कि उन्होंने कहा 7 दिन का शूट है, और उसमें मैं सिर्फ जी जनाब बोल रहा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ। मनोज भाई के साथ बस ये कभी मैं बड़ा इंतजार कर रहा था पहले भी मनोज भाई, क्योंकि मनोज भाई हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, क्योंकि वो थिएटर के पिलर हैं। बिल्कुल। एक्टिंग के वो शिखर पे पहुंचे हुए लोग हैं। तो जब वो आए गाड़ी के अंदर, मैं बहुत एक्साइटेड था उनसे बात करने के लिए, बहुत एक्साइटेड था। तो मैंने उनसे प्रणाम करा, दादा प्रणाम। तो मुझे कुछ देर बाद बातों में ये समझ में आ गया कि शायद इनको लग रहा है कि ये कोई ड्राइवर ही है, और लाइन से ज्यादा इनको तो सब पता है कि लाइन है ही नहीं, जी जनाब। तो ये मुझे शायद एक्टर नहीं समझ रहे हैं, ये मुझे आभास हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने मन में ये बात शेयर कर ली कि मैंने कहा मनोज भाई बस आते हुए प्रणाम, जाते हुए प्रणाम होगा, बातें नहीं होगी। अब इंतजार रहेगा किसी अच्छे सेट के जीवन में, जब कोई अच्छा रोल करूंगा इनके साथ तब बात करेंगे। तो वो भी मालिक ने सुनी मेरी, मैंने सुन लिया कभी जब, तो मैं रिव्यू करने के लिए मुझे बॉम्बे बुलाया गया। तो बाई गॉड ग्रेस बिल्कुल अपोजिट टेबल पे मनोज भाई बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मनोज भाई याद है, मैं याद हूँ आपको? नहीं। मैंने कहा याद ही नहीं आपका ड्राइवर। अरे हाँ। मैंने कहा लेकिन दादा वहाँ मजा नहीं है। फिर उन्होंने बड़े अच्छे कहा कि आप बिहेड़न में मजा ले लेंगे। तो ये हम लोग बिहेड़ों में शूट करने जा रहे थे, और मेरा करेक्टर काफी प्रोमिनेंट करेक्टर है इसमें फिल्म इंडिया में। तो ये कमिटी हुई, दादा के साथ काफी समय बीता, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। जी देव जी, फिल्म थी सोन चिरैया, इसमें सुशांत सिंह राजपूत थे, आपने इस फिल्म में अभिनय किया था। तो जब आप शूटिंग कर रहे थे तो सुशांत सिंह के साथ क्या कुछ बातें होती थी? हम चाहेंगे कुछ जो यादें आप शेयर कीजिए। और जब आपको पता चला कि उनकी यूं अचानक मृत्यु हो गई है, आपको जब खबर मिली, तो आसानी से यकीन तो आपको हुआ नहीं होगा कि सुशांत सिंह राजपूत यूं अचानक चले जाएंगे। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। क्यों शॉकिंग था? क्योंकि ऐसा इंसान जो अभी यंग है एकदम, और यंग होने के साथ साथ बहुत एनर्जेटिक है, उसे पढ़ने का बड़ा शौक है। हमेशा उसके साथ में मैनेजर हुआ करते थे, उनके पास किताब रहती थी मोटी सी, जब भी टाइम मिला किताब पढ़ते थे। हेडफोन रहता था उनके मैनेजर के पास, वो बाकी टाइम में म्यूजिक लवर थे, बहुत म्यूजिक सुनते थे। मैंने भी उनको सेट पे 1-2 बार गाने सुनाए, बड़े खुश हुए। ऐसे ही हम एक सेट पे बिहेड़ों में बैठे हुए थे, तो शॉट की तैयारी चल रही थी। तो मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा यार भाई बड़ा अच्छा गाते, तो मैंने उन्हें गाना भी सुनाया। तो बड़ा म्यूजिक लवर, पढ़ने वाले, बहुत नॉलेजेबल इंसान। तो पैशनेट तो वो थे। ये बिल्कुल मेरे हजम में हुई बात थी, आखिर वो इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? मतलब आत्महत्या करना, जिसके पास सब कुछ है, संघर्ष, एक सही समय पर उसको सब कुछ मिल गया। मान लीजिए हमें 32 साल लगे यहाँ तक पहुंचने में, उन्होंने अपनी सही उम्र के अंदर ही सब कुछ पा लिया। जी बिल्कुल, जब वो बिल्कुल अपने पीक पर थे, जब उनको बहुत सारा काम मिल रहा था, बहुत फेमस थे, और जब इस तरह का हादसा होना, खबर आना, तो शौक तो होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो टीवी से फिल्मों तक का सफर इतनी शानदार तरीके से तय कर पाते हैं, और अपने एक वजूद बनाते हैं, अपनी जगह बनाते हैं, पहचान बनाते हैं। इंडिविजुअल चेहरे पे उनकी फिल्में चलती थी, वो ले जाते थे अपने कंधों पे फिल्म को। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस बात को आज भी समझ पाना कि आखिर ये उन्होंने क्यों किया। नहीं, वाकई बिल्कुल ये समझ पाना मुश्किल है, और अभी भी इसके ऊपर एक गुत्थी उलझी हुई है कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था। जी देव जी, आपने 15 सालों तक आपने दिल्ली में रामलीला की, और इस रामलीला में आपने लक्ष्मण का किरदार निभाया। तो मैं ये जानना चाहूंगा, जब पहली बार आपने लक्ष्मण का किरदार निभाया था, और 14-15 साल के बाद जब आपने उसमें लक्ष्मण का किरदार निभाया, क्योंकि लगातार आप किरदार निभा रहे थे, और जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहा था, एक्सपीरियंस और आपकी उम्र भी बढ़ती जा रही होगी, तो किस तरह का आप बदलाव खुद अपने अंदर महसूस करते थे? और हर साल एक ही किरदार को निभाना, उसको बेहतर तरीके से करना, कुछ अलग करना बड़ा चैलेंज होता होगा। तो हम जानना चाहेंगे, कुछ एक्सपीरियंस आप साझा कीजिए आप उस समय का। नहीं, ये मैंने 21 में अगर थिएटर शुरू कराया तो रामलीला मैंने 96 में करी है पहली बार। तो इसके पीछे मेरे जो डायरेक्टर हैं ओम प्रकाश सांकेतियान, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझे बहुत मेहनत कराई। जब मैं उनके पास ऑडिशन देने गया था, तो उनको मेरी आवाज बहुत पसंद आई कि यार बड़ी बुलंद आवाज है तुम्हारी,
और इन्होंने जब मुझे फाइनल कर दिया तो उन्होंने कहा देव अभी रामलीला शुरू होने में 2 महीने हैं और हम लोग 1 महीने पहले रिहर्सल शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इससे भी 1 महीने पहले यानी कि आज से ही मेरे घर पे आके रिहर्सल करने लगो, ताकि तुम जब गिरिफ के साथ करो तो तुम वहां पर नए ना दिखोगी और कुछ और ना दिखो, तुम तैयार लक्ष्मण वहां दिखो। और हम तो डायलॉग भी बड़े भारी भारी होते थे रामलीला के, क्योंकि मैथोलॉजी है, शब्दों का बहुत महत्व होता है और आप अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकते मैथोलॉजी, जो लिखा गया है बस बिल्कुल, उसमें कुछ इम्प्रोविजेशन करने की गुंजाइश भी नहीं रहती है, क्योंकि जिस तरह के उसमें संवाद रहते हैं। हाँ, आम भाषा नहीं है, तो बिल्कुल वो स्क्रिप्ट वर्ड टू वर्ड ही बोलना है आपको। बिल्कुल। तो ये बड़ा चैलेंजिंग था। मतलब ये स्थिति हो गई थी कि मैं वो रहते थे करोलबाग में रहता था, जमुना पार मौजपुर में, तो मैं बारिश आए, तूफान आए, कुछ हो जाए, मैं उनके घर रिहर्सल के लिए जाता था और वहां से बस से मैं आता था तो कभी कभी तो मैं बस में मन आंखें बंद करके डायलॉग याद कर रहा हूँ और लाउड हो जाता हूँ, मैं भूल भी जाता हूँ बस में बैठा हूँ। अच्छा, हम चाहेंगे, आपने डायलॉग की बात की, हम चाहेंगे अगर आप लक्ष्मण के किरदार में जो संवाद आपने रामलीला में बोला था, अगर आप 1-2 लाइन उसके हमारे दर्शकों को सुना दे तो बड़ा अच्छा लगेगा। सुनाता हूँ आपसे, बिल्कुल सुनाता हूँ। ये इस समय का प्रसंग है जब धनुष नहीं टूट पाता है किसी से और जनक जो है, राजा जनक नाराज हो जाते हैं कि भाई पृथ्वी पे कोई वीर ही नहीं बचा, अब मेरी पृथ्वी तो कुमारी रह जाएगी और बेकार है ऐसे वीर। लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठते हैं, तो उस समय का ये डायलॉग है अवधि में, तो मैं आपको सुनाऊंगा। तो कहते हैं कि अब तो ना सही जात पीर रलवीर धीर तीर सब लगे हैं बहन आई दे पाँव में ललित मयूर मरी वारिद में दारू बोर तोड़ ही धन तन के धन तरह दिखाऊं में राव रे प्रताप बल साथी हूँ रघुवीर मेरे लंग फाल से लग भाव में अटक रहे कहा निकारो मुख से बहन जगत चलासन से तर्क चलाऊ में तोड़ू छत्र दंड गिनी तो प्रताप बलिनाथ जो न करूं तो विपद शपथ करना धर्म धनुआत करना धर्म धनुआत नाथ यहाँ प्रण रोपूं इलट रेण ब्रह्मांड यदि मैं क्षण में कहूँ इन राजन से हार मानना ही मुख मोड़ू चरण कमल उल्लासनाथ पल में क्षण करो। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब कि आपने तो बिल्कुल एक ही रिदम में आपने संवाद बोल दिया। मतलब ये आम संवाद से बिल्कुल डिफरेंट है, एक रिदमेटिक संवाद है ये। इसी तरह के सारे संवाद बोले जाते थे वहां पर। जी 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 बिल्कुल, अभी डायलॉग होते थे वहां पर और गायन की तरह बोले जाते थे। उनका अपना एक सुर होता था, तो इसी सुर में बोलना है आपको। और लक्ष्मण का तो करेक्टर भी ऐसा था कि वो जब भी बोलेंगे तो सेने बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल, हमने फोटोज भी देखी आपकी जिसमें आप लक्ष्मण बने। बड़ा ही एक शानदार फोटो है, जिस तरह के हम उस फोटो से समझ सकते हैं। और अभी आपने संवाद बोला तो हम दोनों को रिलेट कर सकते हैं कि बखूबी आपने इस किरदार को निभाया है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे देव जी, शुरू में जब आप एक्टिंग की फील्ड में जा रहे थे तो जो आपके रिश्तेदार थे वो बड़े तंज कसते थे आपके ऊपर कि बड़ा एक्टर बन गया है, तमाम तरह के। तो हम डिटेल में जानना चाहेंगे आखिर क्यों ऐसा तंज कसते थे और क्या कुछ कहा करते थे आपको वो? भागीरथ जी, क्या है, ये सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी है कि जब जब कोई इंसान कुछ अलग चलेगा तो सबकी नजर उस पर जाएगी। और जरूर नहीं होता है किसी को कि यार हमारे बीच का आदमी ये स्टार बनेगा, ये हीरो बनेगा, ये, क्योंकि वो आपका जीवन देख रहे होते हैं, आपका घर परिवार देख रहे होते हैं, आप किस बैकग्राउंड से वो अच्छे से जान रहे होते हैं, तो उनको खुद को बिलीव होता ही नहीं है जी। अच्छा, अब ये बताएं कि पहले तो वो तंज कसते थे, अब जब आपने इतनी फिल्में कर ली हैं, इतना आपका नाम हो गया, तो अब उनका रिएक्शन क्या रहता है? अब रिएक्शन की तो स्थिति ये है कि छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, उससे आप समझिएगा क्या हो गया है। कि मैं अपनी घर से गली में जा रहा था कहीं पे, एक मेरे बराबर में आगे बाइक रुकी, वो लड़का जानकारी था पुराना, उसने कहा भाई एक मिनट बैठना बाइक पे। मतलब क्या हो गया सर, बैठो तो सही। उन्होंने वापस बाइक रुकी, अपने घर के नीचे लगाई, जीने पे चढ़ा, गेट खोला और गेट मैं पीछे खड़ा हूँ और गेट खोल के अपनी बाइक को बुलाता कहा सुनो मैंने कहा था ना मैं जानता हूँ इनको, और वहीं से वापस ले गया मुझे, पकड़ वहीं छोड़ दिया। बिल्कुल, तो वक्त बदलने में समय नहीं लगता और वक्त बदलने के लिए मेहनत की बहुत जरूरत है। और आपने मेहनत से, जो लोग आपके ऊपर तंज कसते थे, आपने मेहनत से साबित कर दिया कि जिस दिशा की तरफ मैं बढ़ा था, मेरा दिशा वो सही था। क्योंकि अब जो लोग तंज कसते थे वो लोग आपको प्यार से बुलाकर घर में मिलवाते हैं। देव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकालकर हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की अभिनेता देव चौहान से, जाना उनके अभिनय के सफर के बारे में। अगले बार हम फिर किसी शख्स से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।